अब ऐसा हम देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप से डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर डिफॉर्मिंग फोर्स डिफरेंट टाइप का होगा तो मटेरियल में अंदर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है वो भी डिफरेंट टाइप्स का होगा। जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लेंथ के अलोंग, ये मान लो हमारा वायर था, अभी जो एग्जांपल बनाया था वही सेम चीज़ है, अगर हम इस वायर को लेंथ के अलोंग डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, लेंथ के अलोंग डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो यहाँ जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो भी लेंथ के अलोंग होगा। तो लेंथ के अलोंग जो स्ट्रेस डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स बाय एरिया। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हुआ, इधर ही लिख लेते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया। और इसकी वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा दैट इज ऑल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहेंगे। तो क्या होगा? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया। तो इनका जो रेशियो होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो इसको कहते हैं यंग्स मॉडुलस। ठीक है, ये कोई अलग चीज़ नहीं है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही है जो अभी जस्ट इसके पीछे हमने पढ़ा था। वो जो एक टर्म था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो एक जनरल टर्म है। किसी भी टाइप का स्ट्रेस हो, किसी भी टाइप का स्ट्रेन हो, उनके रेशियो को बोलेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, बट ये एक पर्टिकुलर केस में है। अगर लेंथ के अलोंग स्ट्रेस हो और लेंथ के अलोंग स्ट्रेन हो तब जो इनका रेशियो आएगा तब हम उसी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को नाम देंगे क्या? यंग्स मॉडुलस। ठीक है, ये सब नाम हैं लोगों के जिन्होंने साइंस के फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है, यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो ये याद रहे कि हैं तो सब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही, बस जब स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है तो अकॉर्डिंगली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम बदल जाता है। बाकी यूनिट और डायमेंशन देखो तो सब कुछ सेम ही आएगा जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का था। अगर इस तरह का स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जिससे वॉल्यूम में चेंज होता हो, वॉल्यूम में अगर चेंज होता है, मान लो कि एक हमारे पास क्यूब था, ठीक है, ये क्यूब था, ऐसे ये क्यूब है, और क्यूब के सभी सरफेसेस पर यानी ऑल 6 साइड से अगर हम क्यूब पर ऐसा एक फोर्स लगाएं कि इसका वॉल्यूम चेंज हो जाए, ठीक है, वॉल्यूम चेंज हो जाए या चेंज होने की टेंडेंसी हो, इस तरह का कोई फोर्स लगाया जाए सभी सरफेसेस पर, तो ये मान लो फोर्स F लगाया और इस सरफेस का एरिया है मान लो A, तो स्ट्रेस कितना होगा? देन स्ट्रेस विल बी फोर्स बाय एरिया। तो क्योंकि ये जो स्ट्रेस है ये सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में लगाया गया है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि सरफेस के नॉर्मल लगाया गया है। और ऐसे केस में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सभी डायरेक्शन से दबाएं, उसको फोर्स लगाएं सभी डायरेक्शन से, जैसे मान लो ये क्यूब है मेरे पास, इस क्यूब को अगर हम इधर से फोर्स लगाएं, इधर से फोर्स लगाएं, इधर से, सभी तरफ से अगर हम फोर्स लगाते हैं ऑन ऑल सरफेस नॉर्मल डायरेक्शन में, तो टेंडेंसी किस बात की है कि इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो अगर पहले वॉल्यूम था मान लो V और बाद में घट गया, इस केस में क्या होगा? अगर हम चारों तरफ नहीं बल्कि 6 तरफ से ऑल 6 सरफेस पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी क्या है? वॉल्यूम विल डिक्रीज। तो अगर पहले वॉल्यूम था V और बाद में घटकर हो गया डेल्टा V, तो घटकर डेल्टा V नहीं, क्या बोलेंगे, घटकर V माइनस डेल्टा V हो गया, तो उस केस में जो स्ट्रेन होता है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? पहले हमारा वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम था V और अभी इसमें डिक्रीज हुआ है कितना? डेल्टा V। चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, जैसे वहाँ पे लेंथ में था चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। दिस इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इस केस में अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो निकालते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो अब जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था उसका नाम अब हो जाता है बल्क मॉडुलस। ठीक है
है वही, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही है, बट इस बार वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस था, नॉर्मल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, देन इसका नाम हो गया बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो अगर फार्मूला टाइप से लिखोगे तो क्या दिखाई देगा, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। अब ये माइनस साइन यहाँ पर क्यों लगा है वॉल्यूम के साथ, ये अंडरस्टूड है कि अगर स्ट्रेस बढ़ाओगे यानी फोर्स बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, यहाँ डायग्राम से भी दिखाई दे रहा है। और ऐसा कहाँ पर हो सकता है, जैसे वाटर सरफेस से नीचे अगर जाएं, अगर गहराई में जाएं पानी में कोई भी ऑब्जेक्ट को लेकर के, तो चारों तरफ से ऐसे प्रेशर लगता है। ठीक है, नॉर्मल सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में, उसकी वजह से वॉल्यूम में चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। तो वहीं से ये आया है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, वैसे वैसे वॉल्यूम और ज़्यादा घटेगा। और इसका उल्टा अगर होता है, अगर मान लो ऐसा हो कि ये हमारा सपोज़ रबर मटेरियल का बना हुआ ब्लॉक है, ऐसे एक बॉक्स है, इसके अंदर अगर हमने पानी भर दिया, अगर अंदर पानी भर दिया तो क्या होगा, पानी का प्रेशर सब डायरेक्शन में इसको बाहर की तरफ धकेलेगा। तो बाहर की तरफ धकेलने से क्या होगा, वॉल्यूम में इंक्रीज़ हो सकता है। यानी कि इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर चेंज हो रहा है वॉल्यूम में तो ये सारी बातें एप्लीकेबल हैं। तो बल्क मॉडुलस का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नाम भले ही बदल गया हो लेकिन बाकी सब कुछ सेम ही है, बस यहाँ पे लेंथ में चेंज की बजाय वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। एक टाइप से और हम बॉडी को डिफॉर्म कर सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें साइज चेंज नहीं होता है लेकिन बॉडी का शेप चेंज हो जाता है। क्योंकि देखो हम लोग शुरू से ही ये बात कर रहे हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब है ऐसा फोर्स जो शेप और साइज़ को चेंज कर सकता है। इलास्टिसिटी का मतलब है अपने शेप और साइज़ को रीगेन करने की एबिलिटी। तो शेप, अभी जो हमने दो एग्जांपल देखे हैं दोनों में शेप चेंज, साइज़ चेंज हो रहा था, लेंथ में चेंज हुआ, वॉल्यूम में चेंज हुआ, ये तो साइज़ चेंज होने वाली बात हुई। अगर साइज़ में चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ शेप में चेंज हो रहा है, तो वो कैसे होगा। तो मान लो कि ये हमारे पास एक ऐसे बॉक्स था, ये बॉक्स था, और बॉक्स के ये कॉर्नर्स के नाम लिख देते हैं ABC DEF G H, ऐसे नाम लिख दिए। अब हम ऐसा फोर्स लगाएं कि इस बॉक्स का साइज चेंज ना हो, सिर्फ शेप चेंज हो, तो किस तरह से लगाएंगे। मान लो कि हमने ऐसे फोर्स लगाया सरफेस के अलोंग, ठीक है, ऐसे घर में जैसे कोई मोटी किताब हो, मोटी सी बुक हो, या पुराना टेबल हो, नया टेबल में तो देखने को नहीं मिलेगा, पुराना टेबल अगर है और उस टेबल पर हम ऐसे फोर्स लगाएं सरफेस के अलोंग, ठीक है, इस तरह से फोर्स लगाएंगे सरफेस को, ऐसे अलोंग फोर्स लगाने से क्या होगा कि नीचे वाला जो सरफेस है वो तो अपनी जगह पर ही रहेगा, बट ऊपर वाला जो सरफेस है इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। F वाला पॉइंट मान लो यहाँ पहुँच गया, F डैश पे पहुँच गया, E वाला शिफ्ट होके यहाँ पहुँच गया E डैश पे, तो G वाला शिफ्ट होके यहाँ पहुँच गया, मान लो जितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुआ उतना यहाँ दिखा दो, G डैश, H यहाँ पहुँच गया H डैश, ठीक है। तो अगर नया पोजीशन बनाओगे ऊपर वाले सरफेस का तो ये बनेगा ऐसे, ठीक है, ये जो डॉटेड वाला है, और इधर से अगर ज्वाइन कर दें इनको तो हमें क्लियरली दिखने लगेगा कि हमारा जो बॉडी था उसमें एक डिफॉर्मेशन आ गया। और ये डिफॉर्मेशन कैसा है, इसमें साइज़ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ शेप चेंज हुआ है। तो इस शेप चेंज को कैसे हम क्वांटिफाई करेंगे, कैसे मेज़र करेंगे, तो ये वाला एंगल देख सकते हैं, ये वाला जो साइड था इस बॉक्स का वो अभी टिल्ट होकर ऐसे आ गया, इस तरफ आ गया, तो ये एंगल को मान लिया हमने थीटा। तो यहाँ पर कितना चेंज हुआ उसको हम थीटा के टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं, कितना चेंज हुआ, जितना ज़्यादा यहाँ फोर्स लगाया जाएगा, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है यहाँ पर, ये डायरेक्शन में सरफेस के अलोंग, तो डिफॉर्मिंग फोर्स जितना ज़्यादा लगाओगे तो क्या होगा, ये थीटा की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी यहाँ पर हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलेट करने के लिए यहाँ पे टर्मिनोलॉजी समझ ली है। तो यहाँ जो स्ट्रेस होता है, यही जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, इसी की वजह से स्ट्रेस आएगा। तो यहाँ जो स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को कहा जाता है टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस। टेंजेंशियल क्यों, क्योंकि ये सरफेस के अलोंग एक्ट कर रहा है, तो शियरिंग स्ट्रेस भी कह सकते हैं। शियरिंग स्ट्रेस वही फोर्स पर यूनिट एरिया, कितना फोर्स लगाया और इस सरफेस का कितना एरिया था। और इस केस में जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन, यहाँ पर स्ट्रेन की बजाय इसको नाम दिया जाता है शियर,
ठीक है। शियरिंग स्ट्रेन भी अगर कहोगे तो भी गलत नहीं होगा, शियर बोलेंगे। तो शियर यहाँ पर क्या चीज़ है, थीटा, वही जो एंगल यहाँ था, यही थीटा को यहाँ पर शियरिंग स्ट्रेन या शियर बोल सकते हैं। तो अब अगर हम इनका रेशियो निकालें, शियरिंग स्ट्रेस कह लो या टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि सरफेस के अलोंग एक्ट कर रहा है, टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो शियरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर, तो इस केस में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था उसका नाम हो जाएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, ईटा सिंबल यूज करते हैं, ईटा। दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस। ठीक, ये हो जाएगा। तो फार्मूला की फॉर्म में लिखना है तो लिख लेते हैं F/A डिवाइडेड बाय थीटा। तो थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस डायग्राम से देखो, थीटा अगर एंगल है तो ये जो AG साइड था ये रेडियस है, तो G डैश क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा। तो अगर थीटा कैलकुलेट करना है तो आर्क G डैश बाय रेडियस, इस फार्मूला से कर सकते हैं। G डैश मतलब कितना लैटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये सरफेस आगे कितना बढ़ा, G डैश ले लो, FF डैश ले लो, E डैश ले लो, सब एक बराबर ही हैं। तो कितना लैटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ डिवाइडेड बाय उस साइड की लेंथ कितनी थी, तो उससे हम थीटा कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ से हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी कि शियर मॉडुलस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यूनिट और डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे तो वो भी सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर है फोर्स बाय एरिया यानी कि पास्कल, और ये एंगल है, एंगल का तो कोई यूनिट होता नहीं है। तो अल्टीमेटली मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का भी यूनिट और डायमेंशन वही आएगा जो बाकी दूसरे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का आता था। किसका, यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस। तो तीन टाइप के हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़े हैं, कौन कौन से, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और एक टर्म यहाँ पर होता है जिसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी क्या चीज़ है, कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। ठीक है, 1/b, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में कंप्रेसिबिलिटी दिया होता है। तो कंप्रेसिबिलिटी उसके नाम से ही पता चल जाता है कि कंप्रेस होने की एबिलिटी, किसी मटेरियल पर अगर हम फोर्स लगाएं, नॉर्मल स्ट्रेस, ऑब्वियसली कंप्रेस का मतलब होता है वॉल्यूम में चेंज, वॉल्यूम घटना। तो वॉल्यूम में चेंज कब होता है, वॉल्यूम कब घटता है, जब हम नॉर्मल स्ट्रेस लगाते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस लगाने से मटेरियल कितना कंप्रेस हो सकता है, इस बात की एबिलिटी है कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, और एक टर्म है पॉइसन रेशियो। ठीक है, पॉइसन रेशियो, पॉइजन नहीं है, पॉइसन रेशियो। पॉइसन रेशियो क्या होता है, एक पतला वायर था तब तो अलग बात थी, सिर्फ उसमें लेंथ में चेंज होगा, लेकिन अगर एक थिक वायर है, ठीक है, एक सिलिंड्रिकल वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल नहीं है, अगर इस पर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, सिर्फ लेंथ नहीं बढ़ेगी, ये वायर पतला भी हो जाएगा, जैसे कि रबर बैंड के केस में होता है। उसमें तुमने देखा होगा, अगर हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है, लेंथ तो बढ़ जाती है लेकिन थिकनेस घट जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, दो टाइप का स्ट्रेन एक साथ प्रोड्यूस हुआ। एक तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हुआ, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मान लो कैपिटल एल लेंथ थी तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इसमें स्मॉल एल हो गया। ठीक है, इतना बढ़ गया, स्ट्रेन क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। और यहाँ पर देखो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका घट गया, तो ये दोनों साइड का मिलाकर के मान लो डी है, पहले इसका डायमीटर था कैपिटल डी और अभी घटकर हो गया डी माइनस डी, यानी चेंज कितना हुआ, स्मॉल डी। तो यहाँ पर जो स्ट्रेन हुआ है इसको बोला जाता है लैटरल स्ट्रेन। कौन सा, ये जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट गया, ठीक है, लैटरल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स लेंथ के लॉन्ग और लैटरल मीन्स इसके थिकनेस में जो चेंज हुआ। तो लैटरल स्ट्रेन क्या हुआ, चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर। तो पॉइसन रेशियो क्या है, इन दोनों का रेशियो है पॉइसन रेशियो। ठीक है, तो पॉइसन रेशियो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, और यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि पॉइसन रेशियो इज ऑलवेज नेगेटिव।
वाई ऑलवेज नेगेटिव? क्योंकि इन दोनों का जो रिलेशन है किस तरह का, अगर खींचेंगे वायर को तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर बढ़ेगा तो डी यानी कि जो डायमीटर है वो घटेगा, यानी अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर इधर से दबाया जाए, इस वायर को दबाया जाए, जैसे कि इरेज़र रहता है हम लोगों के ज्योमेट्री सेट में, अगर लंबा इरेज़र है तो उसको ऐसे दोनों तरफ से अगर दबाएंगे, अगर कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, लेंथ घटेगी लेकिन उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। यानी कि लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रिलेशन है वो एक दूसरे के अपोजिट, अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। दैट्स वाई पॉइसन रेशियो इज ऑलवेज नेगेटिव।